एक मासूम सी लड़की जो कि रोज़ाना कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। लेकिन एक दिन वो अपने घर से बाहर तो निकली, लेकिन कभी वो अपने घर में वापस लौटी ही नहीं। उसके बाद जो भी कुछ उस लड़की के साथ हुआ, उसने पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश को ही हिला कर रख दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन मनीषा के साथ? आइए जानते हैं इस पूरी दर्द भरी कहानी का पूरा राज आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का क्राइम ट्यूब में और आप लोग देख रहे हैं द ब्रूटल मर्डर केस ऑफ मनीषा। हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले में एक गांव पड़ता है, दाढ़ी लक्ष्मण। यही की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम मनीषा था। उसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की थी। बड़ी ही सीधी सादी और अपने घर वालों की सबसे लाडली लड़की थी। अभी कुछ ही दिन पहले मनीषा ने अपने करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। पास ही में एक जगह है सिंघानी, वहाँ पर एक प्ले स्कूल है और उसी प्ले स्कूल में उसने टीचर की नौकरी को ज्वाइन कर ली थी। रोज सुबह ठीक 8 बजे वो अपने घर से निकलती और स्कूल में जाकर अपने पूरे मन से उन बच्चों को पढ़ाती, उनका ध्यान रखती और शाम को समय से अपने घर में वापस लौट जाती। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन बिल्कुल अलग दिन था। उस दिन सुबह रोज की तरह वो स्कूल गई। सब कुछ सामान्य था, मगर उसी दिन लगभग सुबह 11:23 को उसने अपने पिता संजय को फ़ोन करके ये कहा कि पापा, मुझे आज घर आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है और उस फॉर्म भरने के लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, मैं समय पर शाम को घर लौट जाऊंगी। वहीं पिता ने इस बात पर हामी भरते हुए ये कहा कि बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से घर आ जाना। यहीं पर उन दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर संजय को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी बेटी का आखिरी कॉल होने वाला है। वहीं इस चीज़ के बाद वो अपने स्कूल के कामों में लग जाती है और बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। वहीं जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं और विद्यालय की छुट्टी हो जाती है तो मनीषा स्कूल से बाहर निकलती है। स्कूल के बाहर एक वैन खड़ी थी। तभी मनीषा वैन के पास जाकर ड्राइवर से ये कहती है कि भैया, मुझे कुछ काम से पास ही में जाना है मेरे कॉलेज। वहाँ मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेकर उसे फिल करके भरना है। आप घर चले जाओ, मैं अपना काम करके अपने घर वापस लौट जाऊंगी। वहीं वो ड्राइवर मनीषा से ये कहता है कि ठीक है बहन जी, और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और शाम हो जाती है। शाम के करीब 6:26 का समय हो जाता है। वहीं मनीषा के पिता संजय के फ़ोन पर एक मिस कॉल आई हुई थी। ये मिस कॉल उनकी बेटी की थी। मिस कॉल देखते ही उन्होंने तुरंत ही कॉल बैक की, मगर मनीषा फ़ोन नहीं उठा रही थी। बार बार कोशिश करने पर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब घर वालों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। सब ये सोचने लगे थे कि आखिरकार मनीषा को इतना देर क्यों हो रहा है। वो आज से पहले कभी भी इतना लेट नहीं हुई थी। मनीषा के परिवार वाले आपस में ये चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी संजय ने ये ठान लिया कि जितनी जल्दी हो सके उसे वहीं जाकर देखना होगा। वहीं तुरंत ही संजय सिंघानी की तरफ निकल जाता है। वहां जाकर उसने सबसे पहले उस प्ले स्कूल के स्टाफ से बातचीत की जहां उनकी बेटी काम किया करती थी। संजय ने उस स्टाफ से ये पूछा कि भाई साहब, मेरी बेटी आज घर नहीं पहुंची है, आपको कुछ जानकारी है कि वो कहाँ गई है? लेकिन किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। चिंता और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी संजय 112 पर कॉल करके पुलिस से मदद मांगता है। वहीं कुछ ही समय के बाद पुलिस मौके पर वहां पहुंच जाती है। पुलिस की गाड़ी में ईएसआई अन्नूर, कांस्टेबल पवन और एसीपी धर्मेंद्र मौजूद थे। अब यहाँ पर संजय को ये उम्मीद थी कि पुलिस गंभीरता से तलाशी करना शुरू करेंगी, लेकिन पुलिस वालों के रवैये ने संजय का दिल तोड़ दिया था। बातचीत के दौरान पुलिस वालों ने संजय से बेहद शर्मनाक बातें की। पुलिस वालों ने संजय से ये कहा कि तुम्हारी लड़की कहीं भाग गई होगी, आ जाएंगी। वहीं जब संजय ने ये बातें सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। तभी संजय ने पुलिस वालों से ये कहा, भाग जाएंगी, 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगी, ये सब चीज़ें बोलकर आप लोग मुझे क्या जताना चाहते हैं? इस काम के लिए आप लोग यहाँ पर नहीं आए हो। जिस काम के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो वो काम करो। संजय ने तुरंत ही पुलिस वालों को ये बात कह दी।
लेकिन उसके रिएक्शन के बाद भी जहां पुलिस को तलाशी करनी चाहिए थी, जितनी ईमानदारी और शिद्दत से काम करना चाहिए था, वहां उन्होंने वैसा किया ही नहीं। उन पुलिस वालों ने बस थोड़ी बहुत औपचारिकताएं निभाई। जब पुलिस वाले आइडियल कॉलेज पहुंचे और वहां के स्टाफ से मिले, तब पुलिस वालों का अंदाज देखकर संजय को काफी ज्यादा हैरानी हुई। वे ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे और पीठ में हाथ मार रहे थे जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। वहीं दूसरी ओर एक लाचार पिता अपनी बेटी के लिए परेशान था। वहीं इतनी बातें करके पुलिस वाले हंसी मजाक करते हुए संजय के साथ उस कॉलेज से निकल गए और झूठी तरीके से मनीषा को खोजने लगे। वहीं आखिरकार रात के लगभग 10 बज गए थे। तभी उन तीनों पुलिस वालों ने संजय से कहा कि हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब आप एक काम कीजिए, नज़दीकी लोहारू थाने में जाइए और वहां पर जाकर एक एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। तभी संजय ने अपने पिता से बात की। उनके साथ जो एक दो आदमी मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्यों ना सुबह चलकर एफआईआर दर्ज करवाए। सबने सोचा कि सुबह जाकर देख लेंगे। फिर भी रात में जितना हो सकता था उन्होंने खुद अपनी तरफ से तलाश करने की कोशिश की। 12 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8:45 का समय हुआ था। उसी दिन संजय सिंह अपने परिवार के कुछ चाचा और करीब एक दो साथियों के साथ पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी लापता हो गई है, गायब हो गई है। लेकिन ये सुनकर भी पुलिस ने फुर्ती नहीं दिखाई। वहीं सुबह से शाम हो गई। कब पूरा दिन निकल गया और कब रात के 7 बज गए, किसी को पता ही नहीं चला। वहीं संजय को बस पुलिस स्टेशन में इधर उधर चक्कर कटवाए जाते रहे। वहीं आखिरकार देर रात को एफआईआर दर्ज करवा दी गई। एक पुलिस कर्मचारी अशोक कुमार ने एफआईआर दर्ज की और जांच की जिम्मेदारी एएसआई शकुंतला को सौंप दी। लेकिन वहीं अफसोस, जितनी शिद्दत और ईमानदारी से एक बेटे की गुमशुदगी की जांच होनी चाहिए थी, उतनी गंभीरता से ये जांच नहीं की जा रही थी। और हद तो तब पार हो गई जब थाने के अंदर ही ये बातें होने लगी कि मनीषा शादी करके कहीं चली गई होगी या फिर वो कहीं पिकनिक मनाने चली गई होगी। वहीं ये सब सुनकर पिता का दिल टूट गया था, आंखें नम हो गई थी। तभी मनीषा के पिता संजय ने आखिर में ये सोचा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं पुलिस से मदद मांग रहा हूँ और यही लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी कहीं पिकनिक मनाने चली गई है या फिर शादी करके भाग गई है। क्या हर बेटी ऐसे ही होती है? ये सवाल उसके दिल को चीरने लगा था। वहीं संजय खुद कॉलेज गया, प्ले स्कूल गया और सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन उसे टाल दिया गया। और इतनी सारी बातें सुनकर अब संजय काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। वहीं 13 अगस्त 2025 की सुबह वो फिर विद्यालय की ओर चला गया, ये जानने के लिए कि कहीं सीसीटीवी फुटेज में उसकी बेटी दिखी है या फिर नहीं। इसी बीच पुलिस चाहती तो उसकी बेटी की सीडीआर निकलवा सकती थी, लोकेशन ट्रेस कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया। वहीं 13 अगस्त 2025 को लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी की नहर के पास एक बॉडी बरामद होती है। वही गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं जांच अधिकारी शकुंतला ने संजय को फोन करके उनसे ये कहा कि संजय, आपको तुरंत ही यहाँ पर आना होगा, हमें एक डेड बॉडी मिली है, ज़रा देख लीजिए कि ये कहीं आपकी बेटी की तो नहीं। ये सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा परिवार रोता और बिलखता हुआ वहाँ पर पहुँच गया। वहीं बेटी के कपड़ों से उन्होंने उसकी पहचान की, लेकिन जिस रूप में बेटी की लाश मिली उस समय उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, शरीर के अंदर की सारी अतड़ियाँ खींची हुई थी। उसकी गर्दन पर चांद जैसा आकार का एक गहरा जख्म था जो कि करीबन 29 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा था। वहीं बेटी की लाश को देखकर गांव वाले भी स्तंभ रह गए। भीड़ बढ़ती चली गई। वहीं पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी हॉस्पिटल में भेज दिया। पोस्टमार्टम शुरू होते ही खबरें पूरे इलाके में पानी की तरफ फैल गई। वहीं 14 अगस्त 2025 के दिन गुस्से से भरे लोग
सड़कों पर उतर आए। हर किसी के मन में बस यही सवाल गूंज रहा था कि क्या एक गरीब मजदूर की बेटी की कोई कीमत नहीं? अगर यही बेटी किसी मंत्री या फिर किसी विधायक की होती या फिर किसी बड़े आदमी की होती तो क्या पुलिस ऐसे ही लापरवाही करती? पब्लिक का गुस्सा बढ़ता गया। धरना, प्रदर्शन हर जगह शुरू होता गया। वहीं पूरे इलाके में न्याय की मांग गूंजने लगी। वहीं 14 तारीख के बाद जब मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने बॉडी परिवार वालों को सौंप दी। लेकिन मनीषा के घर वालों ने ये साफ कह दिया कि जब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम अपनी बेटी को नहीं लेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। उनके समर्थन में लोग बड़ी संख्या पे सड़कों पर उतर आए और ऐलान कर दिया गया कि हत्यारों को पकड़ो, नहीं तो बॉडी नहीं उठाएंगे। वहीं इस बीच 16 और 17 अगस्त तक ये माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो गया। पूरे प्रदेश में बवाल मच गया था। लोग सड़कों पर उतर आए। घंटों घंटों तक रोड जाम हो गए। स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद हो गए। बाजार ठप पड़ गए। हर जगह सिर्फ एक ही बात का गुस्सा था, मनीषा के इंसाफ का। इस दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की नींद टूट गई थी। तभी मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा। बड़े बड़े अफसर, चाहे एसीपी हो या फिर आईजी या फिर वो कोई डीआईजी क्यों ना हो, सब मौके पर पहुंचकर आश्वासन देने लगे कि पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच कार्रवाई भी हुई। उस वक्त के एसीपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के आईपीएस सुमित कुमार को उनकी चार्जशीट सौंप दी गई। एसएओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं एसआई शकुंतला, जो इस केस को लापरवाही से देख रही थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इसी तरह से पीसीआर पर मौजूद ईएसआई अनूप और कांस्टेबल पवन और एसीपी धर्मेंद्र को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जनता का गुस्सा यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। उनका कहना था कि पुलिस वालों को सस्पेंड कर दोगे या फिर उनका ट्रांसफ़र कर दोगे तो क्या मनीषा को इंसाफ मिल जाएगा? अगर पहले ही ईमानदारी से काम किया जाता तो शायद वो आज जिंदा होती। इस गुस्से की लपेट ने सबको झंझोर के रख दिया था। वहीं पक्ष हो या फिर विपक्ष, रोडवेज यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी, सब कोई सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते पूरा प्रदेश और आसपास के सभी राज्यों तक ये सारी बातें फैल गई। सभी ये नारे लगाने लगे कि ईमानदारी से जांच करो और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ो। अगर जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला के अस्पताल में हुआ। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गांव का माहौल और भी ज़्यादा उथल पुथल हो गया था। डॉक्टरों ने साफ लिखा था कि शरीर पर जो गहरे घाव है उनमें से ज़्यादातर ऐसे लगते हैं जैसे जानवरों ने नोचा हो। वहीं गले पर हथियार के वार के निशान नहीं मिले। यौन शोषण का भी कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई तो गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क उठे। वहीं लोग ये कहने लगे कितनी बुरी हालत में लड़की का शव मिला और डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई जानवर की वजह से हुआ है। अगर ये यौन शोषण और अपराध नहीं तो आखिर क्या है? रिपोर्ट में क्यों ये बातें नहीं लिखी गई? सच को सबके सामने और सबकी आंखों से छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब परिवार का गुस्सा अब 7वें आसमान तक पहुंच गया। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लगने लगे। वहीं दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार ये फैसला हुआ कि शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं मनीषा के शव को पीजीआईएमएस रोहतक में भेज दिया गया। वहीं रोहतक के डॉक्टरों की टीम ने बारीकी से जांच की। वहीं रिपोर्ट में बलात्कार और यौन जैसी कोई भी चीज़ को मेंशन नहीं किया गया। गर्दन और शरीर पर चोटों के निशान तो दिख रहे हैं, मगर ये कोई हथियार से नहीं बल्कि जानवरों के नोचने की वजह से है। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाली ये बात सामने आई कि ये घटना यौन शोषण या फिर बलात्कार से तो जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि मौत का कारण तो एक हानिकारक दवा का सेवन करने से बताया जा रहा था। वहीं ये रिपोर्ट आते ही गांव में अब हलचल मच गई। गांव वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, जिसके बाद ये मामला
लगातार बढ़ता ही चला गया। वहीं 18 अगस्त 2025 की दोपहर के आसपास सोशल मीडिया पर एक लेटर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगा। उस लेटर में ये लिखा हुआ था, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देख रहे हो। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने कभी गलती नहीं की और ना ही मैंने कुछ गलत काम किया। बस मैं आपके सामने पूरा सच कहना चाहती हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि नर्सेट क्रैक करके मुझे एक नर्सिंग ऑफिसर बनना था ताकि आप दोनों का मैं सपना पूरा कर सकूं। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगर मैंने आपको कभी दुख दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। मुझे ज़िंदगी देने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला है। कोई हो तो प्लीज़ मेरे माता पिता का ख्याल रखना। ऐसा पत्र सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा। लेकिन मनीषा द्वारा ये लिखा गया पत्र असली नहीं बल्कि पूरी तरीके से नकली था। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के मन में ये था कि अगर ये सचमुच में मनीषा ने अपने माता पिता के लिए लिखा था तो उसने अंग्रेज़ी में क्यों लिखा, जबकि उसके माता पिता को अंग्रेज़ी पढ़ने ही नहीं आती थी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल तो ये था कि पुलिस इस मामले को कहीं पलटने या फिर शांत करने के लिए ये फर्जी लेटर आगे लाकर ये घिनौनी सी तो हरकत नहीं कर रही थी, क्योंकि मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी और अचानक 5 दिन के बाद ये लेटर कहाँ से आ गया। अगर पुलिस वालों को ये लेटर पहले मिला था तो पुलिस वालों ने शुरुआती में इस चीज़ का खुलासा क्यों नहीं किया। इसके अलावा मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिली। वहीं सवाल ये भी है कि अगर 2 दिन तक मनीषा की डेड बॉडी खेत में पड़ी रही तो उस दौरान किसी की नज़र क्यों नहीं उस पर पड़ी, क्योंकि वो जगह एक आम रास्ता था और वहाँ से कई सारे लोग आते जाते थे। वहीं परिवार और जनता की लगातार मांग के बाद अब सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड बाय बाय।